आप देख रहे हैं भास्कर दर्शन। बात करेंगे लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी में वर्ष 2017 में वीरपाल नाम के एक अधिकारी का आगमन हुआ और जिसे जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बनाया गया। वर्ष 2017 से जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बने हुए उस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार की तमाम सीमाओं को लांघकर एक नया इतिहास लिखने का काम किया, नया अध्याय लिखने का काम किया। आज वो न सिर्फ पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हैं बल्कि कई और पदों की उनके पास जिम्मेदारी है, यानी इंचार्ज है कई पदों के। मामला है शादी अनुदान का। शादी अनुदान के मामले में बंद लफ्जों में ये खबरें आती थीं, लोग दबे लफ्जों में ये बात कहते हुए नजर आते थे कि बेटी की शादी का अनुदान अगर आपको प्राप्त करना है तो उस अनुदान की कीमत चुकानी पड़ेगी, अनुदान के लिए पहले धनराशि देनी पड़ेगी और अगर आप पहले नहीं दे पा रहे हैं तो धनराशि जब आपके खाते में आएगी तब आपको पैसा देना पड़ेगा। इस तरह की तमाम बातें सामने आती रहती हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति कैमरे के सामने नहीं आना चाहता है, कोई भी व्यक्ति शिकायत नहीं करना चाहता है, उसे डर होता है इन तमाम अधिकारियों का, क्योंकि ये वही अधिकारी हैं जिनके दफ्तरों में आपको हमें दिनों दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं और अगर ये जान जाएंगे, इन्हें ये पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति ने इनके खिलाफ शिकायत की है तो उस शिकायतकर्ता के लिए बड़ी ही मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन हैं कुछ ऐसे बहादुर लोग जो इनकी शिकायत करते हैं और न सिर्फ शिकायत करते हैं बल्कि शिकायत को अंजाम तक पहुंचाने का प्रण भी लेते हैं। ऐसे शिकायतकर्ता लोग हैं और ऐसे ही हमारे संपादक हैं उमाशंकर पटवा, उन्होंने शिकायत की है इस संबंध में। आइए सबसे पहले उन्हें सुनते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। मैं आपके माध्यम से जन सामान्य के संज्ञान में भी इस तथ्य को लाना आवश्यक समझता हूं कि हमारे द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लखीमपुर खीरी श्री वीरपाल जी के क्रियाकलापों के विरुद्ध शिकायत की गई है। विशेषतः पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के रूप में उनके द्वारा जो अभ्यर्थियों के गरीबी सीमा रेखा के श्रेणी से नीचे के जीवन यापन करने वाले जनपद के अभ्यर्थियों के विवाह अनुदान के जो आवेदन पत्र अग्रसारित किए जा रहे हैं उनमें कारित की जा रही अवैधताओं अनियमितताओं के बारे में मैंने ये शिकायत प्रस्तुत की है उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष अपर मुख्य सचिव श्री हेमंत राव जी के माध्यम से, जो कि इस विभाग के अपर मुख्य सचिव होने के नाते शीर्षस्थ अधिकारी और संबंधित अधिकारी महोदय के नियुक्त पदाधिकारी भी हैं। मैं यहाँ पे आपके संज्ञान में ये तथ्य लाना उचित समझता हूँ कि जनपद में आप पूर्ण रूपेण विज्ञ हैं कि कुल मिलाकर के 15 विकास खंड हैं और 15 विकास खंडों में यहाँ पर मूल तथ्य मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो आवेदन पत्र प्रेषित करने की प्राप्त होने की जो प्रक्रिया निर्धारित है, महत्वपूर्ण तथ्य है 2018 के एक शासनादेश में उसकी पूरी प्रक्रिया भी नीचे मेरे शिकायती पत्र में लिखित है कि किसी भी आवेदन पत्र पर विचारण और कार्रवाई और उसका निस्तारण किस प्रकार से किया जाएगा, इसके सारे प्रावधान मेरे शिकायती पत्र में वर्णित शासनादेश में किए गए हैं। उसमें से किसी भी प्रावधान का कोई भी अनुपालन कदापि नहीं किया जाता है। नियम यह है कि प्रत्येक अभ्यर्थी ऑनलाइन ही आवेदन करेगा, लेकिन क्योंकि अनेक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर पाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं तो वो क्या करते हैं कि विकास खंड स्तर पर अपने आवेदन पत्र देने का प्रयास करते हैं। आपको अत्यधिक जानकर आश्चर्य होगा कि संपूर्ण जनपद के किसी भी विकास खंड अथवा नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत स्तर पर इस प्रकार के आवेदनों को प्राप्त स्वीकार करने की कोई व्यवस्था अधिकृत रूप में नहीं है और एक भी आवेदन पत्र को किसी भी विकास खंड या नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत में कभी भी औपचारिक रूप से प्राप्त कर उसे प्रतिप्रेषित नहीं किया गया जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को। प्रक्रिया क्या है कि यह सामान्यतः जो एडीओ संबंधित एडीओ होते हैं विकास खंड के और नगर पालिका के कुछ कर्मी, नगर पालिका नगर पंचायतों के कर्मीगण, वो अनाधिकृत रूप से बिना किसी प्राप्त स्वीकृत के इस प्रकार के आवेदनों को लाभार्थी से अभ्यर्थी से प्राप्त करते हैं और उसके बाद में अपने गुर्गों के माध्यम से निजी रूप से अपने पास साथ रखे गए लोगों के माध्यम से उससे संपर्क करते हैं और उससे लेन देन की बात तय करने के बाद में उसे ही ऑनलाइन करा करके
अपने स्तर से जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को प्रेषित करते हैं। मेरा मूल प्रश्न ये है कि एक एडीओ एसटी के द्वारा, जो विकासखंड निगासन के हैं, मिस्टर रंजीत, उनके द्वारा अग्रसारित किए गए जो कुल आवंटन धनराशि का अब तक का प्राप्त हुआ है जनपद को 181 लाभार्थियों के लिए हुआ था, जिनमें से लगभग 107 मैंने जानबूझकर संख्या उसमें 100 इंगित की है, लगभग 107 लाभार्थियों का चयन केवल विकासखंड निगासन से हो गया। क्या ये मान लिया जाए कि जनपद के अन्य शेष 14 विकासखंडों में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी नहीं हैं, उनके द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए और उनके बच्चियों के कोई विवाह नहीं हुए? स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से, जब किसी विकास खंड से कोई आवेदन पत्र प्राप्त ही नहीं किया गया तो आखिर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी महोदय ये बताने का कष्ट कर सकते हैं कि उनके कार्यालय में आवेदन कब कब कैसे कैसे प्राप्त हुए। उनके द्वारा कुल 24 आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया। इसी समय अवधि में वित्त वर्ष 2020-21 में 24 आवेदनों को निरस्त किया गया अपनी स्वयं की जांच के, स्थलीय जांच के आधार पर। यदि वो 24 आवेदन पत्र गलत थे तो जिन भी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों ने उन 24 आवेदन पत्रों के लिए अपनी संस्तुति प्रेषित की थी, उन खंड विकास अधिकारियों के विरुद्ध, उन सहायक विकास अधिकारियों के विरुद्ध, उन नगर पालिका या नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों के विरुद्ध और संबंधित उप जिलाधिकारियों के विरुद्ध, शासनादेश में अग्रसारण का अधिकार उप जिलाधिकारी को और खंड विकास अधिकारी को ही दिया गया है। ये भी आपको निवेदन करना चाहूँगा के विरुद्ध कार्रवाई की कौन सी संस्तुति इन्होंने अपने स्तर से शासन को या जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित की? अगर नहीं की तो इसका कारक क्या है? यदि कोई आवेदन पत्र असत्य पाया गया, निराधार पाया गया, तो उसके प्रेषण कर्ता के विरुद्ध कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन अग्रसारणकर्ता जो अधिकारी अनुमोदन करता अधिकारी, उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों कर प्रस्तावित नहीं की गई? इसका क्या कारण है? और मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा कि विगत वर्ष इनके इन्हीं क्रियाकलापों के चलते जिला अधिकारी के द्वारा न सिर्फ घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई थी, बल्कि इनके विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि किए जाने की जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह जी ने इनके विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए कार्रवाई की अनुशंसा भी उत्तर प्रदेश शासन को इनके नियुक्त पदाधिकारी को प्रेषित की थी, जिसमें एक तकनीकी त्रुटि का इन्होंने लाभ उठाया कि साहब जिला अधिकारी को नियुक्त पदाधिकारी न होने के कारण मुझे प्रतिकूल प्रविष्टि देने की विधिक अधिकारता प्राप्त नहीं है। उस आधार पर उसे निरस्त कराया गया, जबकि ये तथ्य जिलाधिकारी महोदय के समक्ष भी सुस्पष्ट है कि इनकी अवैधिकताएं हैं। और यहाँ पर यह भी आपका जिक्र करना चाहूँगा कि इन अधिकारी विशेष महोदय के पास जिला विकलांग कल्याण अधिकारी का भी अतिरिक्त पद प्रभार है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का भी अतिरिक्त पद प्रभार है और जिला बचत अधिकारी का भी अतिरिक्त पद प्रभार इन्हीं के पास में है। और जो और विभागों में जो खेल किया जा रहा है वो एक और बड़ी चीज़ है, जैसे कि दिव्यांग जन कल्याण विभाग के प्रभारी के रूप में इनके द्वारा ऐसी ऐसी संस्थाओं को उपकरण वितरण का कार्य दिया गया है और इतने स्तरहीन और मानक विहीन और बिना नाप लिए उपकरण कथित रूप से विकलांगों को वितरित किए गए, जैसे कि ट्राईसाइकिल ही बट गई लगातार। और यदि आप उनके लाभार्थियों की सूची लेकर के उनका मिलान करने का कष्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें अधिकतर कथित वितरण फर्जी है। जो मैंने अपनी शिकायत में जो तथ्य उल्लिखित किए हैं उसका कारक और प्रमुख आधार ही यही है। कारण ये है कि जिस प्रकार के जो आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं उसमें शासनादेश में प्रावधान ये है कि विवाह होने के 90 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में अनुदान प्राप्त होना चाहिए अथवा उसके उपरांत और उसके पूर्व अनुदान प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए क्या किया जाता है कि संबंधित लाभार्थी से अपनी रिश्वत राशि तय करके उसकी विवाह की वास्तविक तिथियां और आवेदन पत्र में वर्णित तिथियों में बहुत बड़े बदलाव किए जाते हैं। ये कराए जाते हैं जानबूझ करके उससे। और चूंकि अधिकांश जनता आप जानते हैं कि बीपीएल श्रेणी के जो भी हमारे नागरिकगण हैं उनमें से अधिकांश
बहुत बड़ी संख्या अशिक्षित है, उनको ऑनलाइन की प्रक्रिया का कोई ज्ञान ही नहीं है। और ये भी एक उस ऑनलाइन कराने के प्रोसेस के दौरान जो इनके द्वारा इस योजना को संचालित करने वाले, देखने वाले जो गुर्गे रखे गए हैं, वो आवेदन पत्रों में बहुत सारे फेरबदल अपनी ओर से करते हैं, लेकिन चूंकि हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा उस संबंधित लाभार्थी का ही वो लगवाते हैं, इसलिए निश्चित रूप से अंतिम रूप से कानूनी रूप से जिम्मेदार उसे ठहराया जाता है। किसी प्रकार की अवैधिकता अनियमितता पाई जाती है, जबकि वास्तविकता ये है कि उस अवैधिकता अनियमितता को कारित करने के जिम्मेदार ये रखे गए बीच के गुर्गे होते हैं, जो रिश्वत राशि तय करके गलत तरीके से डालते हैं। परंतु विधिक रूप से और कानून की निगाह में दोषी वो अभ्यर्थी माना जाएगा, लाभार्थी माना जाता है, क्योंकि आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर उसके हैं अथवा निशानी अंगूठा उसकी है, पहचान पत्र उसके हैं। इस और भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता शासन प्रशासन की मशीनरी को अनिवार्य रूप से है, ताकि कम से कम जन सामान्य, ऐसे लोग जो बेचारे पूर्णतः निरक्षर हैं, जिनको विधिक प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं है, उनको उत्पीड़न से और भ्रष्टाचार से कम प्रभावित होने से बचाया जा सके। यही इसी अनुरोध के साथ मैंने आवेदन पत्र, शिकायत पत्र प्रस्तुत किया है। जैसा कि आपने जाना कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लगातार शादी अनुदान के मामले में भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ष 2020 और 21 में जो शादी अनुदान स्वीकृत किए गए हैं उनकी संख्या 181 है, यानी 181 लोगों को शादी अनुदान दिया गया है, शादी करने के लिए पैसा दिया गया है, बेटी की शादी के लिए पैसा दिया गया है। और बड़ी मजे की बात है, मजे की बात यह है कि पूरे जनपद में निघासन एक ऐसा ब्लॉक है जिस ब्लॉक से केवल 100 लोगों का चयन किया गया है और बाकी पूरे जनपद से सिर्फ 81 लोगों का चयन किया गया है। तो कहीं ना कहीं यह बात प्रमाणित होती हुई दिखाई दे रही है कि कोई भ्रष्टाचार का मामला है, कोई कमीशनखोरी का मामला है, कोई प्राइवेट लोग लगे हुए हैं जो ये वादा करते हुए लोगों से घूम रहे हैं कि हम आपको शादी अनुदान दिलाएंगे, हम आपका शादी अनुदान आपके खाते तक पहुंचाएंगे। इससे यह बात प्रमाणित हो जाती है, क्योंकि अगर पूरे जनपद में शादी अनुदान दिया जा रहा है तो निघासन में ही 100 लोगों को क्यों दे दिया जा रहा है, बाकी जगह में यानी जो और ब्लॉक है और पूरा जिला है, क्या वहां पर सिर्फ 81 लोग ही आवेदन करने के लिए आए थे? क्या वहां पर ऐसे लोग सिर्फ इतने ही थे जिन्हें आवश्यकता थी शादी अनुदान की? तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच करके आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल की कोठरियों में भेजने का काम करेगी, क्योंकि दोषियों का सिर्फ एक ही स्थान है और वो स्थान है जेल की काल कोठरियां। हम इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा चाहते हैं और भास्कर दर्शन आप देखते रहिए। हमने आपको बताया कि हम सप्ताह में 2 दिन आपसे मुलाकात करेंगे। आज फ्राइडे है, अगली मुलाकात आपसे मंडे को होगी। इन तमाम बातों को सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे मोबाइल नंबरों पर भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।